नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुधा आदेश की लिखी हुई कहानी मेरी बहू पल्लवी। सुधा आदेश जी हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका हैं, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से पाठकों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हमारा जीवन कोई जंग नहीं है मीना, कि हर पल हाथ में हथियारी लेकर चला जाए। सामने वाले के नहले पर दहला मारना ही क्या हमारे जीवन का उद्देश्य रह गया है? मैंने समझाने के उद्देश्य से कहा, अब अपनी उम्र को भी देख लिया करो। क्या हो गया है मेरी उम्र को? मीना बोली। छोटा बड़ा जैसे चाहे मुझसे बात करे, क्या उन्हें तमीज नहीं सिखाऊं? तुम छोटे बड़े सबके हर काम में अपनी टांग क्यों फंसाती हो? छोटे के साथ बराबर का बोलना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तुम मेरे सगे हो या विजय के? मैं जानती हूँ तुम अपने ही खून का साथ दोगे। मैंने अपनी पूरी उम्र तुम्हारे साथ गुजार दी, मगर आज भी तुम मेरे नहीं अपने परिवार के ही सगे हो। मैंने अपना सिर पीट लिया। क्या करूँ मैं इस औरत का? दम घुटने लगता है मेरा अपनी ही पत्नी मीना के साथ। तुमने खाना मुझसे क्यों ना मांगा, पल्लवी से क्यों मांग लिया? सिर दर्द की दवा पल्लवी तुम्हें क्यों खिला रही थी? बाजार से लौटकर तुमने फल सब्जी पल्लवी को क्यों पकड़ा दी? मुझे क्यों नहीं बुला लिया? मीना अपनी ही बहू पल्लवी से अपना मुकाबला करे तो बुरा लगना स्वाभाविक है। उम्र के साथ मीना परिपक्व नहीं हुई, उसका अफसोस मुझे होता है, और अपने स्नेह का विस्तार नहीं किया, इस पर पीड़ा भी होती है। क्योंकि जब मीना ब्याह कर मेरे जीवन में आई थी, तब मेरी माँ मेरी बहन के साथ मुझे बांटना उसे सख्त नागवार गुजरता था, और अब अपनी ही बहू इसे अच्छी नहीं लगती। कैसी मानसिकता है मीना की? मुझे मेरी माँ ने आज़ाद छोड़ दिया था ताकि मैं खुलकर सांस ले सकूं। मेरी बहन ने भी शादी के बाद ज़्यादा रिश्ता नहीं रखा। बस राखी का धागा ही साल भर बाद याद दिला जाता था कि मैं भी किसी का भाई हूँ। वरना मीना के साथ शादी के बाद मैं एक ऐसा अनाथ पति बनकर रह गया जिसका हर कोई था, फिर भी पत्नी के सिवा कोई नहीं था। मैंने मीना के साथ निभा लिया, क्योंकि मैं पलायन में नहीं निभाने में विश्वास रखता हूँ। लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर जब मैं सबका प्यार चाहता हूँ, सबके साथ मिलकर रहना चाहता हूँ, तो सहसा महसूस होता है कि मैं तो सबसे कटता जा रहा हूँ, यहाँ तक कि अपने बेटे बहू से भी। मीना के अधिकार का पंजा शादीशुदा बेटे के कपड़ों से लेकर उसके खाने की प्लेट तक है। अपना हाथ उसने खींचा ही नहीं है, और मुझे लगता है बेटा भी अपना दम घुटता सा महसूस करने लगा है। कोई ज़रूरत नहीं है बहू से ज़्यादा घुलने मिलने की, पराया खून पराया ही रहता है। मीना ने सदा की तरह एक तरफा फैसला सुनाया तो बरसों से दबा लावा मेरी जबान से फूट निकला। मेरी माँ बहन और मेरा भाई विजय तो अपना खून थे, पर तुमने तो मुझे उनसे भी अलग कर दिया। मेरा अपना आखिर है कौन? समझा सकती हो मुझे? बस वही मेरा अपना है जिसे तुम अपना कहो। तुम्हारे अपने भी बदलते रहते हैं। कब तक मैं रिश्तों को तुम्हारी आंखों से देखता रहूँगा? कहते कहते रो पड़ा मैं। क्या हो गया है मेरा जीवन? मेरी सगी बहन मेरा सगा भाई मेरे पास से निकल जाते हैं और मैंने बुलाता ही नहीं। नज़रें मिलती हैं तो उनमें परायापन छलकता है, जिसे देखकर मुझे तकलीफ़ होती है। हम 3 भाई बहन जवान होकर भी जरा सी बात न छिपाते थे, और आज वर्षों बीत गए हैं उनसे बात किए हुए। आज जब जीवन की शाम है, मेरी बहू पल्लवी जिस पर मैं अपना ममत्व अपना दुलार लुटाना चाहता हूँ, वो भी मीना को नहीं सुहाता। कभी कभी सोचता हूँ, क्या नपुंसक हूँ मैं? मेरी शराफत और मेरी निभा लेने की क्षमता ही क्या मेरी कमजोरी है? तरस आता है मुझे कभी कभी खुद पर। क्या वास्तव में जीवन इसी जीत हार का नाम है? मीना मुझे जीत कर अलग ले गई होगी, उसका अहम संतुष्ट हो गया होगा, लेकिन मेरी तो सदा हार ही रही ना। पहले माँ को हारा, फिर बहन को हारा, और उसके बाद भाई को भी हार गया। विजय चाचा की बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है पापा। लड़का फौज में कैप्टन है, मेरे बेटे दीपक ने खाने की मेज पर बताया। अच्छा, तुझे बड़ी खबर है चाचा की बेटी की? वो तो कभी यहाँ झांकने भी नहीं आया कि हम मर गए हैं या जिंदा हैं। हम मर गए होते तो जरूर आता मीना, अभी हम मरे कहाँ हैं? मेरा ये उत्तर सुन हक्का बक्का रह गया दीपक। पल्लवी भी रोटी परोसती परोसती रुक गई। और फिर ऐसा कोई भी धागा हमने भी कहाँ जोड़े रखा है जिसकी दुहाई तुम सदा देती रहती हो?
लोग तो पराई बेटी का भी कन्यादान अपनी बेटी की तरह ही करते हैं। विजय तो फिर भी अपना खून है। उस लड़की ने ऐसा क्या किया है जो तुम उसके साथ दुश्मनी निभा रही हो? खाना पटक दिया मीना ने। अपने पराए खून की दुहाई देने लगी। बस मीना, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि कल क्या हुआ था। जो भी हुआ उसका इससे बुरा परिणाम और क्या होगा कि इतने सालों से हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। आज अगर पता चला है कि उसकी बच्ची की शादी है तो उस पर भी तुम ताना कसने लगी। उसकी शादी का तो मुझे 15 दिन से पता है। क्या वो आपको बताने आया? अच्छा, 15 दिन से पता है तो क्या तुम बधाई देने गई? सदा दूसरों से उम्मीद करती हो, कभी ये भी सोचा है कि अपना भी कोई फ़र्ज़ होता है? कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं चलता। सामने वाले को भी तो पता चले कि आपको उसकी परवाह है। क्या वो दीपक की शादी में आया था? अभी मीना इतना ही कह पाई थी कि मैं खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मीना का व्यवहार असहनीय होता जा रहा है। ये सोचकर मैं सिहर उठता कि एक दिन पल्लवी भी दीपक को लेकर अलग रहने चली जाएगी। मेरी उम्र भर की साध, मेरा बेटा भी जब साथ नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा? शायद इतनी दूर तक मीना सोच नहीं सकती है। सहसा माली ने अपनी समस्या से चौंका दिया। अगले माह भतीजी का ब्याह है, आपकी थोड़ी मदद चाहिए होगी साहब। ज़्यादा नहीं तो एक जेवर देना तो मेरा फ़र्ज़ बनता ही है ना, आखिर मेरे छोटे भाई की बेटी है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आसमान से ज़मीन पर फेंका हो। कुछ नहीं है माली के पास, फिर भी वो अपनी भतीजे को कुछ देना चाहता है, बावजूद इसके कि उसकी भी अपने भाई से अनबन है। और एक मैं हूँ जो सर्व संपन्न होते हुए भी अपनी भतीजी को कुछ भी उपहार देने की भावना और स्नेह से शून्य हूँ। माली तो मुझसे कहीं ज़्यादा धनवान है। पुश्तैनी जायदाद के बंटवारे से लेकर माँ के मरने और कार दुर्घटना में अपने शरीर पर आए निशानों के झंझावात में फंसा मैं कितनी देर तक बैठा सोचता रहा। समय का पता ही नहीं चला। चौंका तब जब पल्लवी ने आकर पूछा, क्या बात है पापा, आप इतनी रात गए यहाँ बैठे हैं? धीमे स्वर में पल्लवी बोली, आप कुछ दिन से ढंग से खा पी नहीं रहे हैं। आप परेशान हैं ना पापा? मुझसे बातें करें पापा, क्या हुआ? जरा सी बच्ची को मेरी पीड़ा की चिंता है, यही मेरे लिए एक सुखद एहसास था। अपनी ही उम्र भर की कुछ समस्याएं हैं जिन्हें समय पर मैं सुलझा नहीं पाया था और अब बुढ़ापे में कोई आसान रास्ता चाह रहा था कि चुटकी बजाते ही सब सुलझ जाए। संबंधों में इतनी उलझनें चली आई हैं कि सिरा ढूंढने जाऊं तो सिरा ही न मिले। कहाँ से शुरू करूं जिसका भविष्य में अंत भी सुखद हो? खुद से सवाल कर खुद ही खामोश हो लिया। बेटा, वो विजय को लेकर परेशान हूँ। क्यों पापा, चाचा जी की वजह से क्या परेशानी है? उसने हमें शादी में बुलाया तक नहीं। बरसों से आप एक दूसरे से मिले ही नहीं, बात भी नहीं की, फिर वो आपको क्यों बुलाते? इतना कहने के बाद पल्लवी एक पल को रुकी, फिर बोली, आप बड़े हैं पापा, आप ही पहल क्यों नहीं करते? मैं और दीपक आपके साथ हैं। हम चाचा जी के घर की चौखट पार कर जाएंगे तो वो भी खुश ही होंगे। और फिर अपनों के बीच कैसा मान अपमान। उन्होंने कड़वे बोल बोल कर अगर झगड़ा बढ़ाया होगा तो आपने भी तो जरूर बराबरी की होगी। दोनों ने आग में घी डाला होगा ना। क्या अब उसी आग को पानी की छींट डालकर बुझा नहीं सकते? अब तो झगड़े की वजह भी नहीं रही, ना आपकी माँ की संपत्ति रही और ना ही वो रुपया पैसा रहा। पल्लवी के कहे शब्दों पर मैं हैरान रह गया। कैसी गहरी खोज की है। फिर सोचा, मीना उठती बैठती विजय के परिवार को कोसती रहती है, शायद उसी से एक निष्पक्ष धारणा बना ली होगी उसने। बेटी, वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हूँ, तो चलिए सुबह चाचा जी के घर। इतना कहकर पल्लवी अपने कमरे में चली गई और जब लौटी तो उसके हाथ में एक लाल रंग का डिब्बा था। आप मेरी ननद को उपहार में ये दे देना। ये तो तुम्हारा हार है पल्लवी, आपने दिया था ना पापा। समय नहीं है ना नया हार बनवाने का? मेरे लिए तो बाद में भी बन सकता है, अभी तो आप ये ले लीजिए। कितनी आसानी से पल्लवी ने सब सुलझा दिया। सच है, एक औरत ही अपनी सूझबूझ से घर को सुचारू रूप से चला सकती है। ये सोचकर मैं रो पड़ा। मैंने स्नेह से पल्लवी का माथा सहला दिया। जीती रहो बेटी। अगले दिन पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार पल्लवी और मैं अलग अलग घर से निकले और जौहरी की दुकान पर पहुंच गए। दीपक भी अपने ऑफिस से वहीं आ गया। हमने एक सुंदर हार खरीदा और उसे लेकर विजय के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते समय लगा मानो समस्त आशाएं उसी में समाहित हो गईं।
आप कुछ मत कहना पापा, पल्लवी बोली। बस प्यार से ये हार मेरी ननद को थमा देना। चाचा नाराज़ होंगे तो भी हंसकर टाल देना। बिगड़े रिश्तों को संवारने में कई बार अनचाहा भी सहना पड़े तो सह लेना चाहिए। मैं सोचने लगा, दीपक कितना भाग्यवान है कि उसे पल्लवी जैसी पत्नी मिली है जिसे जोड़ने का सलीका आता है। विजय के घर की दहलीज पार की तो ऐसा लगा मानो मेरा हलक आवेग से अटक गया है। पूरा परिवार बरामदे में बैठा शादी का सामान सहेज रहा था। शादी वाली लड़की चाय ट्रे में सजाकर रसोई से बाहर आ रही थी। उसने मुझे देखा तो उसके पैर दहलीज से ही चिपक गए। मेरे हाथ अपने आप ही फैल गए। हैरान थी मुन्नी हमें देखकर। आजा मुन्नी, मेरे कहे इस शब्द के साथ मानो सारी दूरियां मिट गईं। मुन्नी ने हाथ की ट्रे पास की मेज पर रखी और भागकर मेरी बाहों में समा गई। एक पल में ही सब कुछ बदल गया। निशा ने लपक कर मेरे पैर छुए और विजय मिठाई के डिब्बे छोड़कर पास में सिमट आया। बरसों बाद भाई गले से मिला तो सारी जलन जाती रही। पल्लवी ने सुंदर हार मुन्नी के गले में पहना दिया। किसी ने भी मेरे इस प्रयास का विरोध नहीं किया। भाभी नहीं आई, विजय बोला। लगता है मेरी भाभी को मनाने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं, चलो निशा भाभी को बुला लाएं। रुको विजय, मैंने विजय को यह कहकर रोक दिया कि मीना नहीं जानती है कि हम यहाँ आए हैं। बेहतर होगा तुम कुछ देर बाद घर आओ। शादी का निमंत्रण देना। हम मीना के सामने अनजान होने का बहाना करेंगे, उसके बाद हम मान जाएंगे। मेरे इस प्रयास से हो सकता है मीना भी आ जाए। चाचा, मैं तो बस आपसे ये कहने आया हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। बस एक बार बुलाने चले आइए, हम आ जाएंगे। इतना कहकर दीपक ने मुन्नी का माथा चूम लिया था। अगर भाभी ना मानी तो? मैं जानती हूँ वो बहुत ज़िद्दी हैं, निशा ने संदेह जाहिर किया। ना मानी तो ना सही, मैंने विद्रोही स्वर में कहा। घर पर रहेगी, हम तीनों आ जाएंगे। इस उम्र में क्या आप भाभी का मन दुखाएंगे? विजय बोला। 30 साल से आप उनकी हर जिद मानते चले आ रहे हैं। आज एक झटके से सब नकार देना उचित नहीं होगा। इस उम्र में तो पति को पत्नी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो कितना गलत सोचती हैं ये उन्हें पहले ही दिन समझाया होता। इस उम्र में वो क्या बदलेंगी, और मैं नहीं चाहता वो टूट जाएं। विजय के शब्दों पर मेरा मन भीग भीग गया। हम ताई जी से पहले मिल तो लें, ये हार भी मैं उनसे ही लूँगी, मुन्नी ने सुझाव दिया। एक रास्ता है पापा, पल्लवी ने धीरे से कहा। यह हार यहीं रहेगा। अगर मम्मी जी यहाँ आ गईं तो मैं चुपके से यह हार लाकर आपको थमा दूंगी और आप दोनों मिलकर दीदी को पहना देना। अगर मम्मी जी ना आई तो यह हार तो दीदी के पास है ही। इस तरह सब कुछ तय हो गया। हम अलग अलग घर वापस चले आए। दीपक अपने ऑफिस चला गया। मीना ने जैसे ही पल्लवी को देखा सहसा उबल पड़ी। सुबह सुबह ही कौन सी ज़रूरी खरीदारी करनी थी जो सारा काम छोड़कर घर से निकल गई थी? पता है ना, दीपक ने कहा था कि उसकी नीली कमीज़ धो देना। दीपक उसका पति है, तुमसे ज़्यादा उसे अपने पति की चिंता है। क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं? आप चुप रहिए, मीना ने लगभग डांटते हुए कहा। अपना दायरा समेटो मीना, बस तुम ही तुम होना चाहती हो सबके जीवन में। मेरी माँ का जीवन भी तुमने समेट लिया था और अब बहू का भी तुम ही जियोगी। कितनी स्वार्थी हो तुम। आजकल आप बहुत बोलने लगे हैं। प्रति उत्तर में मैं कुछ बोलता उससे पहले पल्लवी ने इशारे से मुझे रोक दिया। संभवतः विजय के आने से पहले वो सब शांत रखना चाहती थी। निशा और विजय ने अचानक आकर मीना के पैर छुए तब सांस रुक गई मेरी। पल्लवी दरवाजे की ओर से देखने लगी। भाभी, आपकी मुन्नी की शादी है, विजय विनम्र स्वर में बोला। कृपया आप सपरिवार आकर उसे आशीर्वाद दें। पल्लवी हमारे घर की बहू है, उसे भी साथ लेकर आइए। आज सुधाई भाभी की, सारे शहर में न्योता बांट दिया और हमारी याद अब आई। मैंने मीना की बात को बीच में काटते हुए कहा। तुमसे डरता जो है विजय, इसीलिए हिम्मत नहीं पड़ी होगी। आओ विजय, कैसी हो निशा? विजय के हाथ से मैंने मिठाई का डिब्बा और कार्ड ले लिया। पल्लवी को पुकारा, वो भी भागी चली आई और दोनों को प्रणाम किया। जीती रहो बेटी। निशा ने पल्लवी का माथा चूमा और अपने गले से माला उतार कर पल्लवी को पहना दी। मीना ने मना किया तो निशा ने यह कहते हुए टोक दिया कि पहली बार देखा है इसे दीदी, क्या अपनी बहू को खाली हाथ देखूंगी? मूक रह गई मीना। दीपक भी योजना के अनुसार कुछ फल और मिठाई लेकर घर चला आया। बहाना बना दिया कि किसी मित्र ने मंगाई है और वो उसके घर उत्सव पे जाने के लिए कपड़े बदलने आया है। अब मित्र का उत्सव रहने दो बेटा, विजय बोला। चलो चाचा के घर और बहन की डोली सजाओ। दीपक चाचा से लिपट फूट फूट कर रो पड़ा। एक बहन की कमी सदा खलती थी दीपक को। मुन्नी के प्रति सहज स्नेह बरसों से उसने भी दबा रखा था। दीपक का माथा चूम लिया निशा ने।
क्या क्या दबा रखा था सबने अपने अंदर। ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार मात्र मीना की जिद का फल था जिसे सबने इतने साल भोगा था। बहन की शादी में काम में हाथ बटाएगा ना दीपक? निशा के प्रश्न पर फट पड़ी मीना। आज ज़रूरत पड़ी तो मेरा बेटा और मेरा पति याद आ गए तुझे? कोई नहीं आएगा तेरे घर पर। अवाक रह गए सब। पल्लवी और दीपक आंखें फाड़ कर मेरा मुंह देखने लगे। विजय और निशा भी पत्थर से जड़ हो गए। तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा क्या तुम्हारे ही सब कुछ हैं? किसी और के कुछ नहीं लगते? और तुम क्या सोचती हो हम नहीं जाएंगे तो विजय का काम रुक जाएगा? भुलावे में मत रहो मीना। जो हो गया उसे हमने सह लिया, बस हमारी सहनशीलता इतनी ही थी। मेरा भाई चलकर मेरे घर आया है, इसलिए तुम्हें उसका सम्मान करना होगा। अगर नहीं तो तुम अपने भाई के घर चली जाओ जिनकी तुम धौंस सारी उम्र मुझ पर जमाती रही हो। भैया आप भाभी से ऐसा मत कहें। विजय ने मुझे टोका, तब न जाने कैसे मेरे भीतर का सारा लावा निकल पड़ा। क्या मैं पेड़ पर उगा था और मीना ने मुझे तोड़ लिया था, जो मेरा मेरा करती रही सारी उम्र? कोई भी इंसान सिर्फ किसी एक का ही कैसे हो सकता है? क्या पल्लवी ने कभी कहा कि दीपक सिर्फ उसका है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता? ये निशा कैसे विजय का हाथ पकड़कर हमें बुलाने चली आई? क्या इसने सोचा विजय सिर्फ इसका पति है, मेरा भाई नहीं लगता? मीना ने क्रोध में मुंह खोला, मगर मैंने टोक दिया। बस मीना, मेरे भाई और मेरी भाभी का अपमान मेरे घर पर मत करना, समझी? मेरी भतीजी की शादी है और मेरा बेटा मेरी बहू उसमें अवश्य शामिल होंगे। सुना तुमने? तुम राजी खुशी चलोगी तो हम सभी को खुशी होगी, अगर नहीं तो तुम्हारी इच्छा, तुम रहना अकेली, समझी ना? चीख चीख कर रोने लगी मीना। सभी अवाक थे। ये सब उसका सदा का नाटक था। मैंने उसे सुनाने के लिए जोर से कहा, विजय तुम खुशी खुशी जाओ और शादी के काम करो। दीपक 3 दिन की छुट्टी ले लेगा, हम तुम्हारे साथ हैं, यहाँ की चिंता मत करना। लेकिन भाभी नहीं होगी तो क्या हमें भी नहीं आने दोगे? चुप था विजय। निशा के साथ चुपचाप लौट गया। शाम तक पल्लवी भी वहाँ चली गई। मैं भी 3-4 चक्कर लगा आया था। शादी का दिन भी आ गया और दूल्हा दुल्हन आशीर्वाद पाने के लिए अपनी अपनी कुर्सी पर भी सज गए। मीना अपने कोप भवन से बाहर नहीं आई। पल्लवी, दीपक और मैं विदाई तक उसका रास्ता देखते रहे। आधी अधूरी ही सही, मुझे बेटी के ब्याह की खुशी तो मिली। विजय बेटी की विदाई के बाद बेहाल सा हो गया। इकलौती संतान की विदाई के बाद उभरा खालीपन आंखों से टपकने लगा। तब दीपक ने यह कहकर उबाल लिया, चाचा आंसू पोंछ लें, मुन्नी को तो जाना ही था अपने घर। हम हैं ना आपके पास, ये पल्लवी है ना? मैं विजय की चौखट पर बैठा सोचता रहा कि मुझसे तो दीपक ही अच्छा है, जिसे अपने को अपना बनाना आता है। कितने अधिकार से उसने चाचा से कह दिया था, हम हैं ना आपके पास। और बरसों से जमी बर्फ पिघल गई थी। बस एक ही शिला थी जिस तक अभी स्नेह की ऊष्मा नहीं पहुंच पाई थी। आधी अधूरी ही सही, एक आस है मन में, शायद एक दिन वो भी पिघल जाए। अभी आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी, मेरी बहू पल्लवी। लिखा था प्रसिद्ध लेखिका सुधा आदेश जी ने। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।